8 मार्च 2014 एक बड़ा तैयारा बोइंग 777 जिसपे 239 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे। ये तैयारा कोलालंपुर मलेशिया के एयरपोर्ट से बीजिंग चाइना के लिए उड़ने के लिए रनवे पर बिल्कुल तैयार था और इस तैयारे में 227 पैसेंजर थे, 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स मौजूद थे। और इस तैयारे के कॉकपिट में एक को पायलट 26 साल अब्दुल फरीक हामिद और इनके साथ मेन पायलट 52 साल जाहिरी अहमद शाह मौजूद थे, जिनका 18,000 से ज्यादा फ्लाइंग ओवर का एक्सपीरियंस था और ये एक तजर्बाकार और रिस्पेक्टेड पायलट थे। और कोलालंपुर से बीजिंग के लिए ये फ्लाइट तकरीबन 5.5 घंटे की होने वाली थी। 12:42 पर ये तैयारा टेक ऑफ करता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, वेदर कंडीशन भी नॉर्मल थी और कॉकपिट में बैठे हुए 2 पायलट्स और रडार कंट्रोलर पर बैठे हुए आदमी के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो भी बिल्कुल नॉर्मल एक रेगुलर डिस्कशन थी। Malaysian 370 Lumpur radar, good morning. और ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के तकरीबन 37 मिनट बाद यानी 1:19 पे कैप्टन जाहिरी शाह का आखिरी दफा कंट्रोल टावर से राब्ता होता है, जिसमें कैप्टन जाहिरी शाह कोलालंपुर कंट्रोल टावर को गुड नाइट बोलते हैं। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. और इस गुड नाइट बोलने के तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद यानी 1:22 पर यह तैयारा रडार से बिल्कुल गायब हो जाता है। और इसके बाद शुरू होती है एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिस गुत्थी को आज तक भी सुलझाया नहीं जा सका। Good night, Malaysian 370. The last words from the cockpit of the doomed flight, spoken by Captain Zahari Ahmad Shah. 1:19 पर जब कॉकपिट में बैठे हुए मेन पायलट कैप्टन जाहिरी शाह केएल एयर स्पेस को गुड नाइट बोलते हैं, तो इससे क्वाइट ऑब्वियस था कि अब वो हो ची मिन्ह एयर स्पेस में दाखिल होने वाले थे। लेकिन इसके 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो प्लेन रडार से गायब हो जाता है। अब इस वक्त केएल एयर कंट्रोल को ये लग रहा था कि प्लेन हो ची मिन्ह एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है और हो ची मिन्ह ट्रैफिक कंट्रोल को ये लग रहा था कि अभी तक MH370 हमारी एयर स्पेस में दाखिल ही नहीं हुआ। लेकिन जब 18 मिनट गुजर जाते हैं और प्लेन का किसी भी ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता नहीं होता तो कैप्टन जाहिरी शाह से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है और केएल ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता बनाने की कोशिश होती है, जिसका प्लेन से ऑब्वियसली कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो उससे बाद वो वियतनामी यानी हो ची मिन्ह ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करते हैं और उधर से जवाब मिलता है कि MH370 कुछ मिनट्स के लिए हमारी एयर स्पेस में आया तो था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अचानक से गायब हो गया था। और इस वक्त प्लेन का ग्राउंड से कोई भी राब्ता नहीं था क्योंकि रडार से ये प्लेन गायब हो चुका था और दोनों ट्रैफिक कंट्रोल राब्ता करके देख चुके थे, जिसका जवाब कोई भी नहीं मिलता। तो अब इस प्लेन को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? जब किसी से भी कोई राब्ता ही नहीं है तो प्लेन फिर गायब कहां पे हो गया? तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इस फ्लाइट की ड्यूरेशन थी 5.5 घंटे और सुबह 6:32 को इस प्लेन को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अब सुबह के 6:32 हो चुके थे। लोगों को लगता था कि शायद कुछ ऐसा मौजज़ा हो, ये प्लेन लैंड कर जाए, लेकिन प्लेन का कोई भी अता पता नहीं था। अब इसके ठीक 1 घंटे बाद 7:30 पर मलेशियन गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि MH370 मिसिंग है और किसी को कोई पता नहीं है कि वो प्लेन कहां गया। This flight MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control. और उस वक्त बीजिंग एयरपोर्ट पर बैठे हुए वो लवाहिकीन जो अपने प्यारों को रिसीव करने आए थे वो धरना शुरू कर देते हैं। The Chinese government should come out and say something to us. They should talk to us, commoner. और ये डिमांड करते हैं कि हमारे प्यारों से हमें बात करवाई जाए और हमारा ये मुतालबा है कि हमें बताया जाए कि वो कहां पर हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था। और इसके थोड़ी देर बाद साउथ चाइना सी में एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है और जहां से वो प्लेन रडार से गायब हुआ था वहां पर 30 कश्तियां और 24 एयरक्राफ्ट उस तैयारे को सर्च करने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन किसी को भी साउथ चाइना सी से कुछ भी नहीं मिलता। अब इस वक्त वो प्लेन कहां पर था ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस प्लेन के गायब होने के 4 दिन के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हाथ लगता है। देखिए, एयरक्राफ्ट को मेजर करने के लिए 2 तरह के रडार होते हैं, एक सिविलियन रडार और एक मिलिट्री रडार। उस रात प्लेन MH370 सिविलियन रडार से तो गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रडार ने उसे डिटेक्ट किया था और मिलिट्री रडार पर जो इस प्लेन की लोकेशन देखी गई वो सुनकर आप शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उस रात लगारी पॉइंट से इस प्लेन के गायब होने के बाद इस प्लेन ने एक बहुत शार्प 180 डिग्री का टर्न लिया था और ये टर्न दोबारा मलेशिया की तरफ था। जब प्लेन मलेशिया पिनांग के ऊपर पहुंचता है तो वहां से स्टेट ऑफ मलाका की तरफ प्लेन उड़ना शुरू हो जाता है और उस रात 2:22 तक यानी गायब होने
होने के 1 घंटे बाद तक ये प्लेन मिलिट्री रडार में डिटेक्ट होता रहता है और उस वक्त ये निकोबार आइलैंड्स के ऊपर उड़ रहा था। इस प्लेन को ऑलरेडी गुम हुए 4 दिन हो चुके थे और जिंदगी के बच पाने के चांसेस भी खत्म होते जा रहे थे। और इसके बाद एक और बड़ा ब्रेक थ्रू सैटेलाइट इंफॉर्मेशन हाथ लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1:22 पर ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है, यानी सेटकॉम सिग्नल्स भी ऑफ हो जाते हैं और ट्रांसपॉन्डर पे कोई भी सिग्नल्स शो नहीं होते। लेकिन 2:25 पर इस प्लेन के सिग्नल्स अचानक एक्टिवेट हो जाते हैं और ये प्लेन सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, जिसे फर्स्ट हैंडशेक भी कहते हैं, और ये कोशिश 7 दफा की जाती है। और इसके बाद ये प्लेन सैटेलाइट से वक्फे के बाद कनेक्ट होने की कोशिश करता है। आखिरी दफा इसने 8:19 पर सुबह सैटेलाइट से कनेक्ट होने की कोशिश की थी। ये वो आखिरी वक्त था जब इस प्लेन का कुछ हमें नामो निशान नजर आता है। इस वक्त ये प्लेन इंडियन ओशन के ऊपर उड़ रहा था, अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन के हजारों किलोमीटर दूर, और ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ था, यानी प्लेन ने अपना ऑलरेडी आल्टीट्यूड खोना शुरू कर दिया था और प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। और इस आखिरी कनेक्शन की कोशिश, जिसको 7th आर्क भी कहते हैं, ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इसलिए थी कि प्लेन बहुत नीचे आ चुका था और जितना प्लेन नीचे जाता जा रहा था फ्रीक्वेंसी उतनी लो होती जा रही थी, क्योंकि अब ये प्लेन आउट ऑफ फ्यूल होता जा रहा था और कुछ ही मिनट्स के बाद ये इंडियन ओशन में क्रैश करने वाला था। और अब इस प्लेन को गुमे हफ्तों गुजर चुके थे और इस सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। और ये ऑपरेशन इस जहाज को ढूंढने के लिए शुरू किया गया और इसकी लास्ट लोकेशन उस 7th आर्क के अराउंड इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया। 2017 में इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है और इस वक्त इसकी कॉस्ट $150 मिलियन से तजावज कर चुकी थी। एक्चुअली ये 2025 के एंड में ये दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, जिसे ओशन इन्फिनिटी नाम की कंपनी स्टार्ट करेगी। और इस कंपनी का मलेशियन गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट है कि अगर हमें प्लेन ना मिला तो हम आपसे कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन आज तक सच ये है कि हम इस प्लेन को ढूंढने में नाकाम रहे हैं और अभी तक हमें नहीं पता कि ये प्लेन एक्चुअली कहां पर है। 2015 में हमें इस प्लेन की ब्रोकन डेब्री मिलती है और आज की तारीख तक हमें 30 से ज्यादा पीसेस मिल चुके हैं, जो कि हमें अफ्रीकन कंट्रीज के डिफरेंट आइलैंड्स पर पड़े हुए मिले हैं। लेकिन इस सब के बाद अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि ये सब हुआ कैसे। आखिर प्लेन अपनी ट्रैजेक्टरी से बिल्कुल अपोजिट साइड पर क्या कर रहा था और उस रात प्लेन के कॉकपिट में आखिर क्या हुआ था कि कैप्टन के गुड नाइट बोले जाने के सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद प्लेन गायब हो जाता है। इस सब की बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, जिनमें से एक ये है कि शायद कोई टेररिस्ट अटैक हो गया होगा, यानी प्लेन को हाईजैक कर लिया गया होगा, क्योंकि उस रात MH370 में 2 ईरानी लोग ऐसे थे जिनके पास फेक पासपोर्ट थे और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जाली थे। तो पहला शक उन पे जाता है कि शायद उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया होगा और वो प्लेन को हाईजैक करने की नीयत से ही प्लेन पर गए होंगे। लेकिन सच बताऊं तो इस स्टोरी का भी कोई सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि हाँ, उन दोनों के पास फेक पासपोर्ट थे, लेकिन वो सिर्फ असाइलम सीकर थे। दे वर नॉट प्रोबेबली टेररिस्ट और वो यूरोप में जाके असाइलम लेना चाहते थे। एंड आफ्टर ऑल इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बाद किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कबूल नहीं किया, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये दावा नहीं किया कि वो इस मामले में इन्वॉल्व थे। दूसरी स्पेकुलेशन, और वो सबसे ज्यादा कॉमन भी मानी जाती है और बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, और वो ये है कि शायद इस प्लेन के कैप्टन जाहिर शाह ने ये सारा कुछ इंटेंशनली किया था, क्योंकि वो शायद सुसाइड करना चाहते थे, क्योंकि इस ट्रांसपॉन्डर को टर्न ऑफ करना और प्लेन से सारे सिग्नल्स को डिस्कनेक्ट कर देना ये कोई और नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक बंदा ही कर सकता था, वो थे कैप्टन जाहिर शाह जो कॉकपिट में बैठे हुए थे। तो ये शक इस बुनियाद पर किया जाता है कि लगारी पॉइंट से जब प्लेन ने बिल्कुल 180 डिग्री का बैकवर्ड टर्न लिया था, वो ऑटो पायलट पे इतना शार्प टर्न लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर ये प्लान सारा अंजाम देना था तो उस वक्त प्लेन को थाई एयर स्पेस से बचना जरूरी था, और इतना शार्प टर्न लेने का मतलब ही यही था कि थाई और वियतनामी एयर स्पेस से बचा जा सके। और वहां से वापसी में भी प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वापस नहीं आ रहा था, बल्कि प्लेन की ट्रैजेक्टरी में थोड़े थोड़े टर्न्स और कट्स और अल्टीट्यूड का ऊपर और कम हो जाना ये सब मौजूद था। और यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि शायद उस रात ये हुआ होगा कि कैप्टन जाहिर शाह ने अपने को पायलट को कॉकपिट से बाहर भेजा होगा, और उसके बाहर जाने के साथ ही उन्होंने प्लेन में कोई छेद किया होगा, कोई वाल्व ओपन किया होगा और हुड मास्क पहन लिया होगा, जिसकी नतीजे में प्लेन में सारे पैसेंजर्स को हाइपोक्सिया हो गया होगा। देखिए 35,000 के अल्टीट्यूड पे नॉर्मल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, और प्लेन में कोई भी अगर छेद कर दिया जाए तो डीप्रेशर्ड ऑक्सीजन प्लेन के अंदर आ जाएगी और लोगों को कुछ ही सेकंड में हाइपोक्सिया हो जाएगा, और कुछ सेकंड में ही सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और कुछ मिनट्स के बाद सबकी डेथ हो जाएगी। अब ये एक्सपर्ट्स की एक राय है जो मोस्ट लाइकली भी बताई जाती है, लेकिन इस राय में भी कुछ एक्सेप्शंस और सवालात हैं जिसका जवाब नहीं मिला। और इसके बाद प्लेन ऑटो पायलट पे आ गया होगा, और जब प्लेन आउट ऑफ फ्यूल हुआ होगा तो इंडियन ओशन में वो क्रैश कर गया होगा। Based on their new analysis, Inmarsat
and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean west of Perth. यहाँ पर पहला सवाल ये आता है कि अगर ज़ाहिर शाह को प्लेन क्रैश ही करना था तो वो डायरेक्ट साउथ चाइना सी में भी क्रैश कर सकते थे। वो इतनी दूर इंडियन ओशन में प्लेन को ले जाने का क्या मतलब था, खुद को इतनी अजियत देने का क्या मकसद था? अगर मकसद सुसाइड करना ही था तो वो घर पे भी सुसाइड कर सकते थे, या फिर जब उन्होंने रडार टर्न ऑफ किया था उसी वक्त प्लेन को क्रैश कर देते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा सवाल कि उनका प्लेन क्रैश करने का मोटिव क्या था, क्योंकि उनकी लाइफ में अपेरेंटली कोई स्ट्रेस भी नहीं था, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, तो वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अब इन सारे सवालात के जवाब तो वो खुद ही दे सकते थे, लेकिन 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हमें इस प्लेन के बारे में नहीं पता और ना ही हम इस प्लेन के रैकेज को तलाश करने में कामयाब हुए हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी उठती हैं इस प्लेन को लेकर, और वो ये है कि शायद MI6 या CIA ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया होगा और किडनैप कर लिया होगा सबको, क्योंकि उस प्लेन में बहुत सारे चाइनीज ऑफिशियल्स भी थे। यहाँ पे शायद एलियंस ने कुछ इस प्लेन के साथ किया होगा और वो अर्थ से बाहर इस प्लेन को ले गए होंगे और किसी को पता भी नहीं चला होगा। लेकिन इन सब के अलावा भी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी है और बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि शायद उस तरह का कुछ हुआ होगा। देखिए, प्लेन के लगेज में बहुत सारी लिथियम बैटरीज भी स्टोर्ड थी, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि लिथियम बैटरीज एक्सप्लोड कर गई होंगी और पूरा प्लेन के ट्रांसपॉन्डर सिस्टम टर्न ऑफ हो गया होगा, और प्लेन का ट्रांसपॉन्डर और सेटकॉम सिग्नल्स बंद हो जाने की वजह से शायद ज़ाहिरी शाह ने वापस मलेशिया की तरफ प्लेन को मोड़ा होगा और रास्ते में ही सबकी डेथ हो गई होगी। और उसके बाद ये प्लेन शायद ऑटो पायलट पे निकोबार आइलैंड्स की तरफ गया होगा और उससे सीधा इंडियन ओशन में जाके ये प्लेन क्रैश कर गया होगा। लेकिन यहाँ पर भी सवाल यह है कि सुबह 8:19 तक प्लेन का ऑटो पायलट पर रहना और हवा में उड़ते रहना, जबकि किसी भी रडार को पता नहीं था, और एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्टरी में जाते रहना जहां कोई कंट्री भी उनको डिटेक्ट ना कर सके, ये एक कोइंसिडेंस नियर टू इम्पॉसिबल लगता है। और ये भी याद रहे कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कैप्टन ज़ाहिरी शाह के अपने घर से एक सिम्युलेटर बरामद होता है। Hi everyone, this is a YouTube video that I've made. नॉर्मली पायलट्स के घर एक सिम्युलेटर होना एक आम सी बात है, लेकिन उस सिम्युलेटर में सेम एग्जैक्ट लोकेशन वो मौजूद थी जहां से वो प्लेन डिसअपियर हुआ था, और जो ट्रेजेक्टरी उस प्लेन ने फॉलो की थी वो सारा कुछ सिम्युलेटर में मौजूद था, जो शायद सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन ये सारा कुछ तब ही पता लगेगा जब प्लेन का रैकेज मिलेगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कहाँ गया होगा वो प्लेन, या किसने उठाया होगा प्लेन? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।